तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यान किंग चेन ज़ाओलिंगर को अपने साथ मिलाकर बहुत सारे ट्राइब्स को और सेक्ट्स को अपने साथ मिला लेती है और वो लोग एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अलायंस बना लेते हैं। जिसके बाद ज़ाओलिंगर को पता चलता है कि ट्रीमैन वैली में कुछ हलचल हुई है। वो लोग फौरन से वहां पर जाकर पहुंचते हैं। वो लोग देखते हैं कि जंगल में हर जगह आग ही आग लगी हुई है, जिस पर उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर आग कौन लगा सकता है। जिसके बाद वो लोग ट्री वैली के एंसेस्टर के पास चले जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उन लोगों को वहाँ पर देखते ही उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक चोर आया था जो कि मेरा नेक्टर ऑफ लाइफ चुरा कर गया है। तुम लोगों को उसे हर हाल में वापस लाना होगा, क्योंकि मैंने पिछले कई सौ साल मेहनत करके अपने लिए एक नेक्टर ऑफ लाइफ जमा किया था, जिससे मैं खुद को दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर सकता था और इस आइसलैंड से भी निकल सकता था। अगर तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें मेरा वो नेक्टर ऑफ लाइफ और मेरा वो क्रिस्टल दोबारा वापस लाना होगा, वरना तुम लोग भी मेरे साथ यहीं पे ही फंस कर रह जाओगे। वो नेक्टर ऑफ लाइफ और वो क्रिस्टल दोनों ही शाओ चेन के पास होते हैं और वो अपने दोस्तों को दोबारा से रिवाइव करने के लिए जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गू फैमिली का जनरल वहाँ पर आता है और वो यांग किंग चेन से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। अगले सीन में हमें गू फैमिली के दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में दो जार्स लिए जा रहे होते हैं और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि कल बहुत बड़े बड़े सेक्ट्स की आपस में यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और वो लोग किसी एक चोर को ढूंढ रहे हैं। और यकीन नहीं आ रहा कि ज़ाओलिंगर जो कि एक ह्यूमन रियलम से आई है, वो यहाँ पर आने के बाद इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि वो अनडेड सेक्ट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अलायंस बना चुकी है। अब तो शाओ चेन के बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ज़ाओलिंगर की पावर अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इतने बड़े अलायंस के होने के बावजूद भी वो अगर शाओ चेन को ना मार पाई तो फिर वो उसे कभी भी नहीं मार पाएगी। तो शाओ चेन का नाम सुनते ही दूसरा वॉरियर कहता है कि ये शाओ चेन वही है ना जिसने हमारे यंग मास्टर की एक आर्म को काटा था। अचानक उन लोगों के सामने वो जनरल आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग उस यंग मास्टर के लिए और भी ज्यादा वाइन लेकर जा रहे हो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं, इसे अब यहाँ से वापस ले जाओ। ये कहने के बाद वो खुद उस यंग मास्टर की तरफ चला जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वाइन पर वाइन पिए जा रहा था। उस जनरल के वहाँ पे आते ही वो उससे कहता है कि क्या तुम वो चीज लेकर आए हो। तो जनरल कहता है कि यंग मास्टर अब अपनी हालत तो देखिए, आपने अपना क्या हाल बना लिया है। ये कहने के बाद वो उसे एक पर्पल स्क्रॉल दिखाता है। उस स्क्रॉल को देखते ही उस यंग मास्टर की आंखें चमकने लगती हैं और वो फौरन से उस स्क्रॉल की तरफ झपटते हुए जनरल से वो छीन लेता है और कहता है कि ये तुम्हें कहां से मिला है, क्योंकि ये स्क्रॉल तो अनडेड सेक्ट का स्क्रॉल है। मगर फिर वो वॉरियर कहता है कि हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये स्क्रॉल कहां से आया है, हमारे लिए जरूरी बस यही है कि इस स्क्रॉल की मदद से आप अपने दूसरी आर्म को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं और फिर से आप अपनी कल्टीवेशन को भी आसानी से बढ़ा सकते हैं और शाओ चेन को हम लोग मिलकर मारेंगे। ये कहने के बाद वो यंग मास्टर उस स्क्रॉल की पावर को फील करता है तो वो कहता है कि ये सच में लाजवाब है, मुझे अपने अंदर एक गॉड पावर फील हो रही है। और फिर अगले सीन में हम लोग अनडेड सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर यान किंग चेन मौजूद होती है और वहाँ पर रेंडियान भी आ जाता है और वो आते साथ ही यान किंग चेन से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उस गू फैमिली के यंग मास्टर की मदद क्यों कर रही है और ऊपर से आप मुझे भी मना कर रही है कि मैं शूरेन वैली की मदद ना करूं, ना ही शाओ चेन को जाकर मारूं, जबकि उसे मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और ऊपर से हम लोगों ने ज़ाओलिंगर को ड्रैगन किंग ढूंढने के लिए कह दिया है और कहा है कि हमें उस ड्रैगन किंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, हम लोग खुद से तो उस ड्रैगन को ढूंढ सकते हैं, तो फिर हमें उन लोगों की क्या जरूरत है। मगर फिर यान किंग चेन उससे कहती है कि जरा खामोश हो जाओ और इंतजार करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शोर की वजह से मेरी मछलियाँ डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि एक सबसे अच्छा शिकारी शिकार करने से पहले हमेशा एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि उसके दुश्मन को कभी भी ये महसूस ही ना हो कि उसके आसपास कोई खतरा है। और हमें बस तब तक वेट करना है जब तक हमारे पास एक अच्छा सा मौका नहीं आ जाता, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हमारे शिकार का गार्ड डाउन हो चुका है तो उसी वक्त हमें हमला करना है। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। ये कहने के बाद वो उस शिकारी मछली को पानी से बाहर निकाल कर सीधा रेंडियान के पास फेंक देती है और उससे कहती है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कोई क्राइम नहीं है, बल्कि अगर हमारे पास कोई सबसे बड़ा ट्रेजर आ जाता है तो फिर हम लोग बाकी लोगों के मुजरिम बन जाएंगे और सब लोग हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। और ऊपर से इतने बड़े ट्रेजर को तलाश करने के लिए भी लक की जरूरत होती है। अगर तुम्हें वो ट्रेजर अपने पास रखना है तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम एक ट्रेजर को संभाल सकते हो तो फिर तुम्हें वो ट्रेजर ले लेना चाहिए। अगर तुम उसे नहीं संभाल सकते
सकते तो फिर तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। हमें बस अब इंतजार करना है, जब फल पक कर तैयार हो जाएगा हम उसे तभी तोड़ेंगे। ये सुनते ही रेंडियन उस मछली को कुचल देता है और कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, मैं खुद अपने हाथों से उस शाओ चेन को मारूंगा और अनडेड सेक्ट की परेशानियों को खत्म करूंगा और इस तरह हमारे शूरेन वैली का अलायंस भी यूं ही बना रहेगा। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो यान किंग चेन वहाँ से कहीं जा रही होती है और जाते जाते वो अचानक से अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है। उसके विंग्स देखकर वो लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे अचानक से कुछ याद आता है, जिसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसके अपने ही क्लान के लोगों ने उसे अपना मुजरिम बना दिया होता है और कहते हैं कि तुमने हमारे क्लान के रूल्स को वायलेट किया है। वो लोग उसकी बॉडी पर एक सील लगा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम कभी भी हमारे ट्राइब में वापस नहीं आ सकते। उसके पास एक खास किस्म की बॉडी होती है और खास किस्म की पावर होती है, जिसकी वजह से उसे अपने क्लान के लोग अपने पास नहीं रखना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लोग उसे अपने क्लान से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और उसके फेस पर भी एक सील लगा देते हैं। और अचानक से फिर वहाँ पर किंग चेन आ जाती है, जो कि एक ब्रिज क्रिएट करते हुए उसे नीचे गिरने से बचा लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम हार मान रहे हो, क्योंकि हार मानना सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। तुम कमजोर नहीं हो, क्यों ना तुम अपना एक अलग से पाथ चुनो, ऐसे तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे फॉलो करोगे। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेंडियन उसे कहता है कि आप ही मेरी लॉर्ड हैं और मैं जो कुछ भी करूंगा वो आपके लिए ही करूंगा, मेरा सब कुछ अब आपका ही है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यान किंग चेन उड़ते हुए वहाँ से कहीं चली जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन और उस छोटे से पेट को दिखाया जाता है। वो कैट अभी अभी सो रही होती है मगर उसे नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार करवट बदल रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को, जो कि उस नेक्टर ऑफ लाइफ को लेकर उन स्केलेटन्स के पास जाता है। शाओ चेन ने उन स्केलेटन्स की बॉडी को एक छोटे से वाटर पॉन्ड के अंदर डाल दिया था और वो उस नेक्टर ऑफ लाइफ को पानी में डालते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इससे ये लोग बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक मेथड है कि जिसके जरिए मैं इन्हें जल्द से जल्द रिकवर कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उस पानी के अंदर से लाइफ उगना शुरू हो जाती है और वो नेक्टर ऑफ लाइफ पानी में तेजी से फैलना शुरू हो जाता है और उसकी एनर्जी हर जगह फैल चुकी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें कुछ बटरफ्लाईज दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे वो नेक्टर ऑफ लाइफ पानी में एब्जॉर्ब होता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस नेक्टर ऑफ लाइफ के इफेक्ट्स होना शुरू हो गए थे और उन स्केलेटन डीमंस की बोन्स अब दोबारा से एक साथ जुड़ना शुरू हो गई होती है। ये देखकर शाओ चेन काफी खुश होता है और कहता है कि ये ट्रिक काम कर रही है। किंग यामा वो होश में आ चुका होता है और उसकी सोल दोबारा से रिकवर हो चुकी थी, मगर बाकी के दो डीमंस अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए थे। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उसी पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लोटस बाहर निकल आता है, जो कि सीधा उन तीनों के पास आते ही उन्हें अपने अंदर कवर कर लेता है और उन्हें अपनी एनर्जी के जरिए फौरन से हील करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों उस लोटस के अंदर होते हैं और कुछ ही देर के अंदर वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और हमें दो एनर्जी बॉल्स को दिखाया जाता है, जो कि गोल गोल घूमते हुए सीधा उस मंकी डीमन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो उसकी सोल पावर भी उसकी बॉडी में वापस आ चुकी होती है और वो तीनों ही पूरी तरह से पहले जैसे बन चुके होते हैं और उसके साथ साथ उनका पावर लेवल भी बढ़ चुका होता है। वो तीनों के तीनों एक साथ ही शाओ चेन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शाओ चेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और काफी इमोशनल होने लगता है और कहता है कि फाइनली तुम लोग रिकवर हो गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोग 3rd लेवल तक पहुंचने वाले हो। सच में ये नेक्टर ऑफ लाइफ तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। ये न सिर्फ कल्टीवेशन को बढ़ा देता है बल्कि ये बॉडी को भी फौरन से हील कर देता है। और दूसरी तरफ वो मंकी डीमन तो फौरन से आते ही शाओ चेन को गले लगा लेता है और बाकी के दो स्केलेटन डीमंस उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए नाचना शुरू कर देते हैं, जिस पर शाओ चेन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। उन लोगों की आवाजें सुनकर कोको की आंखें खुल जाती हैं, तो वो अपने मुंह से एक बस छोटी सी कोको की आवाज निकालता है और वो तीनों ही स्केलेटन डीमन एक जोरदार झटके के साथ फौरन से जमीन पर लेट जाते हैं। और फिर शाओ चेन कहता है कि तुम तीनों मेरे इस छोटे से पेट से मिलो। नेक्टर ऑफ लाइफ को कलेक्ट करने के बाद ये छोटा सा बीस्ट भी मेरे साथ आ गया है, इसका नाम है कोको और आज से ये हमारे ही साथ रहेगा। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो तीनों नीचे जमीन पर पड़े हुए होते हैं, जिस पर शाओ चेन हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, अभी तो तुम लोग बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। मगर इस तरह वो छोटी सी कैट उन लोगों को इग्नोर करके दोबारा से सो जाती है और इस तरह फिर किंग यामा कहता है कि माँ की आग
केट यहाँ पर कैसे आ गई। वो शाओचेन से कहता है कि जरा तुम मेरे साथ एक जगह पर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो लोग शाओचेन को एक दूसरी गुफा की तरफ लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर सारी स्टोरी बता देते हैं, जिसके बाद शाओचेन कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम लोगों ने मुझे जो कुछ दिन पहले ड्रैगन के पास से वो छोटा सा ट्री चुराने के लिए कहा था, वो छोटा सा ट्री असल में इस छोटी सी कैट का था और तुम लोग ये बात जानते थे और तुम लोगों ने जानबूझकर मुझसे ये चोरी करवाई ताकि इस चोरी का इल्जाम भी मेरे सिर पर आ जाए। मगर फिर किंग यामा कुछ कहने की कोशिश करता है तो शाओचेन उससे कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें मालूम था कि ये छोटी सी कैट लोगों को यहाँ पर बेवकूफ भी बना सकती है? इतने में अचानक फिर से कुकू की आवाज आती है तो वो तीनों के तीनों ही स्केलेटन डीमन जमीन पर लेट जाते हैं और मरे हुए स्केलेटन डीमन होने का दिखावा करते हैं। ये देखकर शाओचेन हंसना शुरू हो जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। मगर वो उन लोगों से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग बिला वजह यूं मरने का नाटक मत करो, मैं का सारा इल्जाम अपने सिर ले लूंगा। कुकू अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, ना ही तुम लोग उसे कुछ बताना। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्री मैन वैली से एक छोटा सा ट्री कुछ लोगों को गाइड करते हुए सीधा उसी गुफा के पास लेकर आ जाता है जहाँ पर शाओचेन उन स्केलेटन डीमंस के साथ छुपा हुआ था। और वो लोग कहते हैं कि अच्छा, तो वो लड़का इस वैली के अपोजिट साइड पे छुपा हुआ है। हमें वैसे ही ग्रेट अलायंस ने ऑर्डर दिया हुआ है कि हमने हर हाल में इस शाओचेन को मारना है। जो भी बंदा शाओचेन को मारेगा उसे कॉमन पीपल वैली में आने की इजाजत दी जाएगी और फिर उसे अनडेड सेक्ट की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। वो अपने सारे ही साथियों से कहता है कि चलो तो फिर क्या देख रहे हो, चलो इसे फौरन से खत्म करते हैं। ये कहते ही वो सारे के सारे दौड़ना शुरू कर देते हैं और फिर हमें वहाँ पर एक और अलायंस के लोग दिखाई देते हैं। वो भी कहते हैं कि चलो हम भी इनसे पहले जाकर उसे मारते हैं। मगर फिर उन लोगों का सीनियर उन्हें मना कर देता है और कहता है कि जरा एक मिनट के लिए सब्र कर जाओ। ये लड़का शाओचेन अगर एक डेमी गॉड ट्री एंसेस्टर से बचकर भाग निकला था तो यूँ समझ लो कि यहाँ से भी बचकर भाग निकल सकता है या फिर ये बहुत ही ज्यादा चालाक होगा। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम लोगों से भी ज्यादा ताकतवर हो। हम देखते हैं कि पहले जाने वाले जितने भी लोग होते हैं वो जैसे ही गुफा में एंटर होते हैं तो अचानक से उन लोगों के सामने बहुत सारे बेम्बू जमीन से बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इंजर्ड हो जाते हैं और उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स आकर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उन स्टोन्स के नीचे दबकर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और उनकी हड्डियां पसलियां भी टूटकर चकनाचूर हो जाती हैं। जो लोग जिंदा बच गए होते हैं वहाँ पर उन लोगों के ऊपर बहुत सारे बेम्बूज एरोज आकर हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। देखने के बाद वो तीनों के तीनों स्केलेटन डीमन फौरन से बाकी लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देखने के बाद वहाँ पे मौजूद वो सीनियर डिसाइपल कहता है कि चलो हम लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं। वो लोग वहाँ से दूसरे रास्ते से निकलकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे शाओचेन मौजूद था। मगर वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शाओचेन यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे आने से पहले ही वो कहीं पे छुप गया है। मगर शाओचेन एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि लगता है कि ये लोग मुझे एक दिन के लिए भी फ्री टाइम नहीं देंगे, हर वक्त ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये सुनते ही एक वॉरियर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को यूं इग्नोर करने की। ये कहने के साथ वो लोग जैसे ही हमला करने के लिए जाते हैं तो उनका सीनियर उन्हें मना करता है कि यहाँ पे एक जाल हो सकता है और होता भी ऐसा ही है। शाओचेन अपनी एनर्जी थोड़ी सी ही एक स्टिक पर ट्रांसफर करता है जिससे वहाँ जगह स्मोक फैल जाती है और वहाँ पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आसपास क्या हो रहा है। और शाओचेन इसी का फायदा उठाते हुए एक वॉरियर के पीछे आते ही उस पर हमला करते हुए उसकी सोड उससे छीन लेता है और फिर उसी सोड के साथ वो बाकी लोगों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि शाओचेन कब और कहां से आकर उन पर हमला कर रहा है और एक के बाद एक वो सारे के सारे उसके हाथों मारे जाते हैं। इतने में शाओचेन अपने पीछे देखता है तो कुछ अटैक उसकी तरफ आ रहे होते हैं जिन्हें वो अपने शील्ड के साथ फौरन से वहीं पर ही रोक लेता है। इतने में उसके पीछे मौजूद वो बंदा जैसे ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो शाओचेन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम विंड कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम एक स्पेल कास्टर हो। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। ये कहते ही वो जैसे ही शाओचेन पर हमला करता है तो दूसरी तरफ से शाओचेन अपनी एनर्जी फिस्ट के जरिए बहुत ही जोरदार अटैक करते हुए तेजी से उसके अटैक को रोकते ही फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जाते साथ ही उसे एक बहुत ही जोर से पंच दे मारता है जिससे वो बंदा वहाँ से दूर जा गिरता है। और इतने में कुकू मौके का फायदा उठाता ही उसके ऊपर जाकर कूद जाती है जिससे उस बंदे को कोई चोट तो नहीं लगती, मगर उसे पता चल जाता है कि शाओचेन यहाँ पर अकेला नहीं है। और इतने में फिर शाओचेन उसके पास आता है और अपना पैर उसके ऊपर रखकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओचेन उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है। जिस पर वो बंदा बताता है कि हम लोग ऑर्स वैली की तरफ से आए हैं, उन लोगों ने तुम्हारे कत्ल का वारंट जारी कर
दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी बंदा तुम्हें मारेगा वो ओर्स वैली में शामिल हो सकता है और उसे ओर्स वैली की प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस वक्त बहुत सारे लोग तुम्हें मारने के लिए निकले हुए हैं और ऊपर से बहुत बड़े बड़े सेक्ट ने भी एक बहुत बड़ा अलायंस बना लिया है। ये सुनकर शाओ चेन हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि ये सारे के सारे असल में वेस्टर्न ट्राइब्स हैं जो कि अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हैं और इन लोगों के बीच में एक फैमिली भी ऐसी है जो कि बहुत ही फेमस है, उसे गू फैमिली कहा जाता है। उन लोगों का यंग मास्टर वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो गू फैमिली का सुनते ही शाओ चेन को क्लिक होता है और वो कहता है कि अच्छा तो वो गू फैमिली का यंग मास्टर अभी भी जिंदा है। और शाओ चेन उस वॉरियर से कहता है कि तुम काफी अच्छे बंदे लग रहे हो और तुमने मेरे साथ काफी कोऑपरेट भी किया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। ये कहने के बाद उन लोगों के बीच में कोई खास बात होती है जिस पर वो लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उस अलायंस को चैलेंज कर रहे हो? तो शाओ चेन कहता है कि यहाँ से 30 मील दूर नॉर्थ साइड पर एक वैली मौजूद है, मैं कल तुम सब लोगों को वहाँ पर आकर चैलेंज करूंगा। ये सुनने के बाद हमें वहाँ पर रेंडियान को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है, सोचा भी नहीं था कि तुम हमें ही चैलेंज कर डालोगे। तो शाओ चेन उसे देख कर कहता है कि तो फाइनली तुम लोग सामने आ ही गए, सुना है कि तुम भी उस अलायंस का एक हिस्सा हो। जिस पर रेंडियान उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम्हें मारने का मुझे ऑर्डर नहीं मिल जाता और उस वक्त तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शाओ चेन अपने स्केलेटन डीमन से कहता है कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ था, वरना आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली थी और हम लोग एक मुसीबत में भी पड़ सकते थे। हमें यहाँ से जान छुड़ानी है तो फिर हमें एक मर्तबा में ही ये किस्सा खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग हमेशा से ही हमारा पीछा करते रहेंगे और इनसे पीछा छुड़ाने का अब कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और वो कोको से कहता है कि तुम जरा आराम से चलो। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों को अपना वो पुराना घर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारा घर एक्सपोज हो चुका है और सब लोगों को उसके बारे में पता चल गया है और अब बहुत जल्द वो लोग दोबारा से वहाँ पर जरूर हमला करने जाएंगे, इसीलिए हमें अब दूसरी जगह ढूंढनी होगी। अचानक उन्हें किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग फौरन से एक पहाड़ के किनारे पर आकर देखते हैं। उन्हें नजर आता है कि उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे कोई बंदा वॉरियर को अपनी पीठ पर उठाए हुए वहाँ से भाग रहा है। उसे देखते ही शाओ चेन पहचान जाता है कि ये तो वही मॉन्क है। अचानक से एक सोर्ड उसके पास आती है और उस मॉन्क के पास आकर हिट करती है जिससे वो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो मॉन्क और उसका ब्रदर वहाँ से दूर जा गिरते हैं। और हम देखते हैं कि वो सोर्ड बॉक्स जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सोर्ड बाहर निकलती है जो कि वापस से अपने ओनर के पास चली जाती है। उस बंदे को वहाँ पर देखकर वो मॉन्क भी थोड़ा सा डर गया था, मगर वो वॉरियर उस मॉन्क से कहता है कि कोई भी बंदा मेरे चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता जब तक हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, हमारे मैच का डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल स्प्लैश अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन फौरन से बीच में आने की कोशिश करता है और एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करते हुए सीधा उस कल्टीवेटर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अटैक को वहीं पर ही रोकता है। मगर उसका वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि शाओ चेन की शील्ड भी तितर बितर हो जाती है और वो वहाँ से दूर जा गिरता है। इस अटैक की वजह से वो भी थोड़ा सा हर्ट हुआ था, मगर वो कल्टीवेटर उससे कहता है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना? तो शाओ चेन दोबारा से खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो एक साथ मिलकर पहले इससे निपटते हैं। मगर वो मॉन्क उससे कहता है कि ब्रदर जरा संभल कर, ये डोगू जियानमो है, ये एक सच में बहुत ही खतरनाक असैसिनेटर बन चुका है, ये अपने दुश्मनों को कभी भी जिंदा नहीं जाने देता। और दूसरी तरफ जियानमो वो शाओ चेन से कहता है कि तुमने अभी अभी कहा कि तुम मुझे पहले निपटाओगे, चलो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे निपटाते हो। यहाँ पर 4 लोग हो, चलो देखते हैं कि तुम चारों में क्या इतना दम है कि तुम लोग मुझे रोक पाओ, क्योंकि तुमने अभी मेरे अटैक को रोका है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जरूर थोड़ा सा दम है, मगर मुझे हराने के लिए ये एनर्जी अभी भी काफी नहीं है। सुनते ही वहाँ पे मौजूद स्केलेटन डीमन और वो छोटी सी कैट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि किंग यामा उस मंकी को एक जोर से लात मारता है तो वो मंकी जमीन के अंदर चला जाता है और तेजी से जाते हुए एक स्टेच्यू के पास जाते ही उसके एक हाथ को काट
काट देता है, जिसकी वजह से वो हाथ सीधा जियानमो के ऊपर गिरने लगता है और उसे पता भी नहीं था। मगर जैसे ही वो हाथ उसके करीब आता है तो वो उसे देखते ही अपनी सोर्ड के साथ एक अटैक कर देता है, जिससे वो उस हाथ को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर यहाँ पे धूल मट्टी उड़ने की वजह से शाओ चेन अपने दोस्तों को लेकर भाग जाता है और जियानमो शाओ चेन के बारे में कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस मोंग का सीनियर ब्रदर वो मर चुका होता है। वो लोग एक समुद्र के किनारे पर मौजूद थे। शाओ चेन और वो मोंग आसपास आग जलाकर एक जगह बैठ जाते हैं और शाओ चेन उससे कहता है कि जब हम लोग मिले थे तो शायद तुमने उस वक्त अपने ब्रदर लिन का नाम लिया था, ये वही भाई है। तो वो मोंग कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हेवन एंड अर्थ ने हमें सेपरेट कर दिया था और जब हम लोग मिलेंगे तो हमारी मुलाकात ऐसे होगी। मेरे ब्रदर ने निर्वाणा लेवल को अचीव किया हुआ था ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मगर दूसरी तरफ फिर शाओ चेन उससे कहता है कि आखिर वो डोगो जियानमो है कौन और वो तुम लोगों को मारना क्यों चाहता है। जिस पर वो मोंग से बताता है कि ये डोगो फैमिली का एक ह्यूमन हंटर है जो कि साउदर्न बारबेरियन से आया है। इस क्लान की ये खास बात है कि ये लोग हमेशा से एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को चैलेंज करते हैं और इसे ये लोग बस अपनी ट्रेनिंग कहते हैं ताकि ये लोग अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और जब से डोगो जियानमो ने इस बात को चुना है वो भी उसी सफर पर निकल पड़ा है और वो एक से बढ़कर एक पावरफुल कल्टीवेटर को चैलेंज करता जा रहा है। मेरा सीनियर ब्रदर वो भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर था मगर उसके बावजूद भी जियानमो का मुकाबला नहीं कर पाया। उसकी सोट की वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुआ था। जियानमो ने अपनी सोट के साथ उसके एक शोल्डर को काट कर रख दिया था मगर उसके बावजूद भी वो अभी तक जिंदा था। और डोगो फैमिली का कोई भी बंदा एक मर्तबा जब लड़ाई शुरू कर दे तो फिर वो जब तक अपने अपोनेंट को मार ना दे तब तक वो नहीं रुकता। हम लोग देखते हैं कि ब्रदर लिन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है और वो जब अपने सामने जियानमो को आते हुए देखता है तो वो उसे रोकने के लिए फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर जियानमो उसे डॉज कर लेता है और उस पर एक बहुत ही खतरनाक वार करने के लिए आता है। मगर ब्रदर लिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्मा शील्ड एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो उसे रोकता है और अपने जूनियर ब्रदर जेन से कहता है कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। इतने में अचानक वो सील पूरी तरह से टूट जाती है और ब्रदर लिन उससे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है। और बताया जाता है कि अपने जूनियर ब्रदर को बचाने के लिए ब्रदर लिन ने अपनी कई सालों की कल्टीवेशन को जियानमो को रोकने में लगा दिया। मेरा सीनियर ब्रदर वो मुझे बचाने के लिए बिना वजह मारा गया और मुझे अब उसे हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। मेरा सीनियर ब्रदर मेरे साथ हमेशा से मौजूद था, यहाँ तक कि जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था उस वक्त से उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे मेरा कोई सीनियर ब्रदर या फिर मेरा फादर नहीं है, बल्कि मैंने उन्हें अपने फादर और ब्रदर की तरह ही समझा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे छोड़कर इतना दूर चले जाएंगे। वो एक चैंट सूत्रा को परफॉर्म करना चाहते थे, उसे सीखने के लिए ही वो अपनी न्यू जर्नी शुरू कर रहे थे। वो अपने ब्रदर से कहता है कि हमारे लिए बस एक छोटी सी सेपरेशन हो रही है, मैं भी एक दिन आपसे आकर जरूर मिलूंगा। उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस वाइन के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ब्रदर की डेड बॉडी को पानी में छोड़ देता है और वाइन को पानी में फेंक कर वो उसे ट्रिब्यूट पेश करता है और वो अपने ब्रदर की डेड बॉडी को आग लगाकर पूरी तरह से जला देता है। पर ही खड़े होकर कहता है कि ये सब कुछ हमारी किस्मत का एक हिस्सा है, क्योंकि ये फिनोमिना एक परमानेंट फिनोमिना है जो कि हर वक्त चलता रहता है और ये साइकिल बार बार यूं ही घूमती रहेगी। हमारी अपनी कोई भी हैसियत नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने भी एक दिन मर जाना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्क शाओ चेन से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अकेले ही पूरी आर्मी का सामना करना चाहते हो। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा खतरा होगा, तुम्हें इसके बारे में फिर से एक मर्तबा सोच लेना चाहिए। तो फिर शाओ चेन कहता है कि मैंने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है। जिंदगी में कभी कभार ऐसी बहुत सारी चीजें आती है कि जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते और ये खतरा तो अवॉइड करने से टल ही नहीं रहा। मुझे इसे एक मर्तबा में ही खत्म करना होगा। एक मर्तबा में ही हमारे बीच में एक लड़ाई होगी, जिसके बाद ये मसला यहीं पे ही दफन हो जाएगा और हम लोग एक दूसरे को फ्यूचर में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो अपने स्केलेटन डीमन साथियों से कहता है कि मैं तुम लोगों से भी एक हेल्प मांगना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरे लिए ये काम करोगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि समुद्र में कुछ हलचल हो रही होती है और फिर दूसरी तरफ हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि उस न्यू स्क्रोल को प्रैक्टिस करते हुए अपनी आर्म को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और उसके साथ साथ वो अपनी कल्टीवेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार लग रहा होता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।